आइए अपने रूल्स की क्लास की सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं रूल नंबर 41 टू रूल नंबर 45। ठीक। तो ये रूल नंबर 41 क्या कहता है कि हमें डिफरेंस समझना है फ्यूअर और लेस में। तो इस वाले रूल में हम क्या करेंगे, डिफरेंस समझेंगे फ्यूअर और लेस में। देखते हैं क्या कहते हैं कि फ्यूअर का प्रयोग हम किस में करते हैं, काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, जिनको हम एक दो तीन इस तरह से नंबर में काउंट कर सकते हैं। ठीक। और लेस का प्रयोग हम करते हैं जहां पर अनकाउंटेबल नाउन हो, जिनको हम 1 2 3 4 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, जिसको एक मास में, एक समूह में जिनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक। तो ये इस एरर का प्रयोग जनरली हम एरर स्पॉटिंग में, स्पॉट द एरर में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करते हैं। ठीक। जहां पर फ्यूअर देना होगा वहां लेसर दे देंगे या लेस दे देंगे, और जहां लेस देना होगा वहां फ्यूअर दे देंगे। ठीक। जैसे लेस शुगर, अब हम शुगर को 1 2 3 तो नहीं काउंट कर सकते ना, कि मुझे 2 शुगर दे दो या 3 शुगर दे दो। इसी तरीके से चेयर्स, चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लास में फ्यूअर स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स को क्या है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो जिनको काउंट कर सकते हैं उनके लिए फ्यूअर, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते उनके लिए लेस। तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे फ्यूअर पीपल अटेंडेड द सेमिनार, कुछ लोगों ने, कम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया। तो हमको पहली बात तो ये समझनी है कि फ्यूअर और लेस इन दोनों का मतलब होता है कम। जब हमें किसी चीज को कम दिखाना होता है तभी हम इस फ्यूअर और लेस का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो लेस पीपल अटेंडेड द सेमिनार गलत है। क्यों? क्योंकि हम पीपल को 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 इस तरह के पीपल। इसी तरीके से शी यूज्ड लेस ऑयल इन कुकिंग, वो कुकिंग में, खाना बनाते समय कम ऑयल का प्रयोग करती है। अब चूंकि ऑयल को हम 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, तो ये ऑयल क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, लेस। बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। तो शी यूज्ड फ्यूअर ऑयल इन कुकिंग, ये गलत है, क्योंकि ऑयल एक काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम फ्यूअर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद फ्यूअर व्हीकल्स वर ऑन द रोड, रोड पर कुछ ही व्हीकल्स थे। अब व्हीकल्स जो है वाहन, इसको हम 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूअर का प्रयोग किया, क्योंकि व्हीकल हमारा एक काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर क्या है, लेस व्हीकल्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि व्हीकल को हम 1 2 3 की तरह काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। आई हैव लेस पेशेंस देन बिफोर, मेरा पहले की तुलना में कम पेशेंस है मेरे पास। ठीक। अब हम पेशेंस की बात कर रहे हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते कि 1 धैर्य, 2 धैर्य, 3 धैर्य, या पेशेंस मतलब धैर्य। तो इसलिए हमने, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या सही यूज किया, लेस पेशेंस। फ्यूअर पेशेंस गलत है, क्योंकि पेशेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देयर आर फ्यूअर शॉप्स ओपन ऑन संडे, संडे को कुछ कम शॉप्स खुलती हैं। शॉप्स 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। फ्यूअर शॉप्स बिल्कुल ठीक है। ही ड्रैंक लेस वाटर ड्यूरिंग द ट्रैक, ट्रैक के दौरान उसने कम वाटर का प्रयोग किया। वाटर को हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लेस वाटर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फ्यूअर स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए बहुत कम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो फ्यूअर बिल्कुल ठीक है। द टास्क टुक लेस एफर्ट देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड था, जो कार्य था उसने उससे कम प्रयास में हो गया वो कार्य। ठीक। तो इसलिए लेस एफर्ट, एफर्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ लेस बिल्कुल ठीक है। वी रिसीव्ड फ्यूअर कंप्लेंट्स दिस वीक, इस महीने हमें कम शिकायतें मिली। कंप्लेंट्स मतलब शिकायतें। अब चूंकि कंप्लेंट्स 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ फ्यूअर बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस रूल में कि क्वांटिटी या नंबर में डिस्टिंक्शन देखिए। ठीक। कि लेस जो है वो जनरली प्लूरल नाउन के साथ इनकरेक्टली यूज होता है। ठीक है, क्योंकि लेस जो है वो किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और प्लूरल नाउन जब आ जाता है तो हम उसको काउंटेबल नाउन बोल देते हैं। जैसे यूज फ्यूअर व्हेन यू कैन काउंट द आइटम्स 1 by 1, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप किसी
आइटम को 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूअर। जैसे एग्जाम्पल दिया है, शी मेड लेस मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। पहले एक मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन वाला फ्यूअर यूज होगा, लेस यूज नहीं होगा। तो शी मेड फ्यूअर मिस्टेक्स, ये सही है। ठीक, आइए अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 42। क्या कहता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आपको समझना ये पड़ेगा कि कुछ जो स्पेसिफिक सर्टेन वर्ड होते हैं वो एक निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं। मतलब ये चीज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। ये कोई लॉजिकली हम नहीं इसको सोच सकते कि इसके साथ ये लगा तो इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगा तो इसके साथ ये लगेगा। इसके लिए आपको वो लिस्ट मेमोराइज ही करनी पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एसएससी और बैंक पीओ में स्पॉट द एरर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर के साथ टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा, रिएक्शन के साथ टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा। अगर आपने लिखा है कि आई इनरोल्ड इन बीएससी कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक, तो जनरली क्वेश्चन कैसे देंगे? इनरोल्ड के बाद फॉर दे देंगे, इनरोल्ड फॉर बीएससी कोर्स। तो इनरोल्ड अगर आप किसी कोर्स में कर रहे हैं, अगर इनरोल्ड का प्रयोग कोर्स में इनरोल करने के लिए किया जा रहा है, तो इनरोल के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज सुपीरियर टू अदर्स, वो अन्य के अपेक्षा में, कंपैरिजन में क्या है? सुपीरियर है। तो सुपीरियर देन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सुपीरियर टू का प्रयोग करेंगे। इस सुपीरियर इंफीरियर पे कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ये उससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे अगर आपको किसी चीज से डिफरेंट दिखाना है किसी चीज को। डिफरेंट के साथ देन प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत है। शी शोड इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसने म्यूजिक में, संगीत में इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट, झुकाव शो किया था। तो अगर उसने किसी चीज में इंटरेस्ट अपना शो किया है तो उसके साथ हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इंटरेस्ट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, हिज रिएक्शन टू द इंसल्ट वॉज काम, उसका जो अपमान था उसके प्रति जो उसका प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी? काम थी, ठहरी हुई थी। तो हिज रिएक्शन टू द इंसल्ट होगा, तो रिएक्शन किसके साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? टू का, अगेंस्ट का नहीं करेंगे। तो मैं दोबारा कहता हूं कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसका आपको कोई और तरीका नहीं है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन को आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। He succeeded in his attempt at climbing Everest. अब succeed हुआ उसके अपने अटेम्प्ट में एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। ठीक, तो succeed के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन आई? in. She had no information about the upcoming event. आने वाली घटना के बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इंफॉर्मेशन के साथ आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं? अबाउट का, बिल्कुल ठीक। I was a newcomer to the city and did not know anyone. मैं शहर में नया था और किसी को नहीं जानता था। तो न्यूकमर के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? टू का। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? I was a newcomer in the city and did not know anyone, तो ये गलत हो गया। न्यूकमर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग आएगा। Their reaction to the result was unexpected. उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया रिजल्ट के प्रति क्या थी? अनएक्सपेक्टेड थी। तो रिएक्शन के साथ क्या आया? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग आया। ठीक, ही इनरोल्ड इन अ कोर्स इन डेटा साइंस, वो डेटा साइंस के कोर्स में इनरोल हुए। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इनरोल के साथ जनरली क्वेश्चन में फॉर आ जाता है, जो गलत होता है। तो अगर आप किसी कोर्स में इनरोल कर रहे हैं तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या हुआ? इन हुआ। ठीक है, तो यही है समरी कि ये प्रीपोजिशंस जो है कॉम्बिनेशन इनका फ्रीक्वेंटली यूज होता है और ये इनको बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब
किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फोकस ऑन स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आपको मैं एक प्रीपोजिशन वर्ड की लिस्ट दे दूंगा पीडीएफ में, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आपको अवॉइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल शी इज सीनियर देन मी गलत है, शी इज सीनियर टू मी ये सही है। क्लियर? तो देन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर के साथ नहीं करेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 43, यूज ऑफ ए नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। ठीक, तो इस रूल के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि नाउन और वर्ब कैसे सिंगुलर या प्लूरल यूज होंगे ए नंबर ऑफ के साथ, और जब सेंटेंस में द नंबर ऑफ हो तब हम नाउन और वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कैसे यूज करेंगे। ठीक, एक चीज जो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स को जनरली मैंने देखा नहीं मालूम होती है, वो ये कि ए नंबर ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं और द नंबर ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं। तो पहली बात, दोनों में जो कॉमन है कि जब हम काफ़ी मात्रा में या काफ़ी चीज़ों की बात करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। जब हम ये बताना चाह रहे हो कि बहुत सारे लोग, तब हम यूज़ करेंगे ए नंबर ऑफ। बहुत सारे लोग का मतलब हमें जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमें नहीं मालूम है, तब हम यूज़ करेंगे ए नंबर ऑफ। ठीक, जैसे हमने यहाँ लिखा कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ठीक, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं आज, ये हमने लिखा, लेकिन वो कितने स्टूडेंट हैं एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं है, तो हमने कौन सा यूज किया, ए नंबर ऑफ। जब हमें ये मालूम हो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, या लगभग हमें ये मालूम हो कि वो कितने स्टूडेंट हैं या कितना नंबर है, तो हम वहाँ तब हम क्या यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज 500, मतलब जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो 500 है, तो हमने एक एग्जैक्ट फिगर निकाला। यहाँ हम अप्रोक्सीमेटली 500 भी कह सकते हैं। जब कोई नंबर दिया हो, जब हम एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, जब एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, द नंबर ऑफ। ठीक, ये दोनों में अंतर है। आइए शुरू करते हैं। ए नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं जब हमें प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेना है, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ए नंबर ऑफ के साथ में, ए नंबर ऑफ के साथ में हमें प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, जैसे आपने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो आपने देखा अ नंबर ऑफ जहां हमने यूज किया वहां पे हमने स्टूडेंट्स प्लूरल यूज किया, और वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ठीक, इसी तरीके से द नंबर ऑफ के साथ में हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसका मतलब अगर कहीं पे द नंबर ऑफ आ रहा है तो वहां पर हमारा नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ लिया, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज 500, तो जब हमने द नंबर ऑफ यूज किया उसके बाद जो नाउन आया वो कैसा आया, प्लूरल, और वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। तो ये हमें ध्यान देना है कि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर, वही यहाँ पे बताया है कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ये जो सेम चीज है ए नंबर ऑफ, वो यूज होती है अ वैरायटी ऑफ के साथ भी, और जो रूल लागू होता है द नंबर ऑफ के साथ वही रूल लागू होता है द वैरायटी ऑफ के साथ भी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस का कि ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है और प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चरल फेस्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम में
कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब चूंकि ए नंबर ऑफ आया तो हमने नाउन कैसा लिया, प्लूरल, और वर्ब कैसी ली, प्लूरल। तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। फिर अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड दिस वीक, इस महीने काफ़ी कंप्लेंट्स रिसीव की गई हैं, रजिस्टर की गई हैं। तो अ नंबर ऑफ आया तो प्लूरल नाउन आया और प्लूरल वर्ब आया, बिल्कुल सही। अ नंबर ऑफ फ्लाइट्स वर डिलेड ड्यू टू फॉग, अ नंबर ऑफ आया तो प्लूरल नाउन आया और प्लूरल वर्ब आया, बिल्कुल ठीक। इस फॉग की वजह से, धुंध की वजह से काफ़ी फ्लाइट्स डिले की गई हैं, ठीक। आइए अगला, अब हम देखते हैं द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ कह रहा है कि द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ लिया तो नाउन कैसे लिया, प्लूरल, और वर्ब कैसे ली, सिंगुलर। इसी तरीके से द नंबर ऑफ के साथ में हमने पोजीशंस, द नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशंस हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, रिक्त स्थानों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। तो द नंबर ऑफ के साथ में हमने प्लूरल नाउन लिया और वर्ब कैसी ली, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली, कारों की संख्या शहर में बहुत बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ लिया तो नाउन कैसा लिया, प्लूरल, और वर्ब कैसी ली, सिंगुलर, बिल्कुल ठीक। अब इसकी हम समरी देख लेते हैं कि एसएससी और बैंक पीओ के एग्जाम्स में इसका जो यूज़ है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत इसको पूछा जाता है। आपको हमेशा ये चेक करना है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ सेंटेंस किससे शुरू कर रहा है या बीच में कैसा आ रहा है, उसके अनुसार आपको करेक्ट वर्ब और करेक्ट नाउन का प्रयोग करना है, ठीक। अब इसको कंफ्यूज आपको ये नहीं करना है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल दे दें, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर दे दें। आपको क्या ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ का, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 44, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर साउंडिंग नाउन्स एंड वर्ब। हमें डिफरेंस समझना है, अंतर समझना है ऐसे नाउन्स के बारे में जो सुनने में, देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, ठीक, नाउन्स और वर्ब्स, ठीक। आइए, ये कह रहा है सम वर्ड्स लुक एंड साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में और सुनने में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और उनका जो फंक्शन है, कार्य होता है, वो भी डिपेंड करता है कि वो नाउन की तरह यूज किया जा रहा है या वर्ब की तरह, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवाइस और एडवाइज, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बिलीफ और बिलीव, ठीक। अब ये वाला जो एडवाइस है ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन और थ्योरेटिकल बात। आसान क्या है, आसान ये है कि जब भी आप उस वर्ड को देखें तो उसका रोल देखें कि वो रोल क्या कर रहा है उस सेंटेंस में, क्या उसका रोल कोई एक्शन का है, ठीक, और या फिर उसका रोल कोई क्रिया कर रहा है, वो कोई एक्शन कर रहा है, और या फिर उसका रोल कोई नाउन, किसी नाम की तरीके से है, ठीक, या वो कोई नाम मतलब कि कोई आइडिया को बता रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को बता रहा है वो, ठीक। जैसे अब अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं कि ही गेव मी एन एडवाइस टू वर्क हार्ड, ठीक, उसने मुझे कड़ी मेहनत करने की एडवाइस दी। अब यहाँ आप अगर ये देखें तो यहाँ एडवाइस क्या है, एक आइडिया बता रहा है। तो एक और अच्छा तरीका है वो ये कि आप सेंटेंस से ये पूछें व्हाट, हु या whom, क्या, कौन और किसको, ठीक। तो अब जैसे अगर आप ये पूछे ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे एडवाइस दी। तो अगर व्हाट, हु, whom का क्वेश्चन पूछ के आपको एक आंसर मिल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि वो क्या कर रहा है, एज अ नाउन, वहां पे
नाउन आएगा, क्रिया नहीं होगी। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम यहां पर लें कि एडवाइज, तो अगर मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसको एडवाइस किया कड़ी मेहनत करने को। ठीक, अब आई के बाद अगर आप व्हाट, हु या हुम लगा रहे हैं तो कोई आई क्या, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको एडवाइस किया, मैंने एक एक्शन लिया, मैंने एक क्रिया करी, तो यहाँ एक्शन की बात हो रही है, तो क्या आएगा, एडवाइज, वर्ब, देखिए लिखा है ना वर्ब। और यहाँ पर क्या है, ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी एडवाइस। पहली बात तो व्हाट से आपको एक आंसर मिल रहा है, और दूसरी बात ये एज अ नाउन काम कर रहा है, नाउन काम कर रहा है तो क्या आया, एडवाइस। ठीक, इसी तरीके से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, अभ्यास। तो अगर अभ्यास एक आइडिया या एक ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो नाउन की तरह आ रहा है, तो प्रैक्टिस ये वाला होगा। और अगर वो एज अ वर्ब आ रहा है कि आई प्रैक्टिस्ड या ही प्रैक्टिस्ड, मतलब वो कोई क्रिया कर रहा है, अभ्यास करने की क्रिया हो रही है, तो वहां पर क्या आएगा, ये प्रैक्टिस। ठीक, इसी तरीके से ये है बिलीफ, विश्वास, एज अ आइडिया, एज अ ऑब्जेक्ट, तो नाउन। और ये बिलीव क्या है, ये बिलीव है अभ्यास कर, सॉरी विश्वास करना। जैसे ये है अभ्यास और ये है अभ्यास करना, इसी तरीके से ये है विश्वास और ये है विश्वास करना, क्रिया हो रही है, वर्ब हो रही है, तो ये वाला आएगा। ठीक, आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस डेली टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हें एडवाइज करता हूँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम रोज प्रैक्टिस करो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो एडवाइस जो है ये सलाह देने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। टू प्रैक्टिस डेली मतलब रोज अभ्यास करो, एक क्रिया करो, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक कोट है कि जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। तो प्रैक्टिस यहाँ एक कार्य, प्रैक्टिस करने की बात नहीं हो रही है, अभ्यास करने की बात नहीं हो रही है, प्रैक्टिस को एज अ आइडिया लिया जा रहा है, एज अ नाउन लिया जा रहा है, तो यहाँ प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। He gave me a valuable piece of advice, ठीक, उसने मुझे एक वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस दिया, एक सलाह दी, सलाह की बात हो रही है, एज अ आइडिया, तो एडवाइस ठीक है। इट इज़ माई फर्म बिलीव दैट ऑनेस्टी पेज, ये मेरा फर्म विश्वास है कि ईमानदारी जो है वो पे करती है। तो बिलीफ क्या हुआ, एक आइडिया की बात हो रही है, विश्वास, विश्वास करने की बात नहीं हो रही है, विश्वास एज अ आइडिया की बात हो रही है, तो यहाँ भी बिल्कुल सही है। अब जैसे यहाँ है ही गेव मी एन एडवाइस, अब यहाँ उसने मुझे एक सलाह दी, अब उसने सलाह दी लेकिन सलाह एक क्रिया की तरह यूज नहीं हो रही है, सलाह एक आइडिया की तरह यूज हो रही है, तो यहाँ एडवाइस नहीं होगा, एडवाइस होगा। अब एक और तरीका, ही गेव मी व्हाट, हमने क्वेश्चन पूछा तो आ गया एडवाइस, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आई नीड टू बिलीव माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है मतलब मुझे एक क्रिया करने की जरूरत है, मुझे एक ऐसा वर्ब यहाँ आएगा, तो यहाँ बिलीफ नहीं होगा, बिलीव होगा। ठीक, यहाँ पे वर्ब की तरीके से काम होगा और यहाँ पे नाउन की तरीके से। क्लियर? और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई एम क्वाइट गुड एट टेनिस बट आई नीड टू प्रैक्टिस माई सर्व, मैं टेनिस में काफी अच्छा हूं लेकिन मुझे अपनी सर्व की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सर्व करने की प्रैक्टिस मतलब क्रिया करने की जरूरत है, एज अ वर्ब काम कर रहा है, तो प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रिड्यूस शुगर इनटेक, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया मतलब डॉक्टर ने एक क्रिया करी, एक एक्शन लिया कि उसका शुगर जो है वो इनटेक, शुगर की मात्रा जो है कंजम्पशन की वो रिड्यूस करे, कम करे, तो एडवाइस ऐसा वर्ब यूज हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। शी एक्टेड अपॉन हर बिलीफ विद कन्विक्शन, उसने अपने बिलीफ पर कन्विक्शन से काम किया। ठीक, तो यहाँ बिलीफ क्या है, एज अ आइडिया, एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो बिलीफ बिल्कुल ठीक है। शी एक्टेड अपॉन व्हाट, शी एक्टेड अपॉन हर बिलीफ।
आई बिलीव माई स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म वेल, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करने की बात आ रही है, एज अ एक्शन की बात आ रही है, एज अ वर्ब की बात आ रही है, तो यहाँ बिलीव एज अ वर्ब यूज हो रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक। माई स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म वेल, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। आइए अब समरी देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमेशा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमेशा आइडेंटिफाई करिए कि उस वर्ड का रोल क्या है सेंटेंस में। क्या वो किसी एक्शन को, वर्ब को बता रहा है, या किसी वो आइडिया सब्जेक्ट को बता रहा है। ठीक, इस एग्जाम्स में ये एरर स्पॉटिंग में आते हैं, एरर डिटेक्शन में आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछिए व्हाट, क्या, क्यों और किसको, ये नाउन को लोकेट करने के लिए। अगर आपको एक सही आंसर मिल रहा है तो उसका मतलब वो नाउन की तरह यूज हो रहा है वर्ड। ठीक है, चलिए आइए अगला रूल पढ़ते हैं हम। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लास्ट रूल, रूल नंबर 45। यूज ऑफ बीइंग। बीइंग का क्या यूज है? बीइंग जो है वो बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, आइए देखते हैं क्या। बीइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बी। जो बी वर्ब है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीइंग। ठीक है, इसका यूज क्यों करा जाता है? किसी स्टेट यानी अवस्था को दिखाने के लिए, किसी कंडीशन यानी हालत को दिखाने के लिए, किसी रीजन यानी कारण को दिखाने के लिए, और किसी टेम्परेरी बिहेवियर, किसी के अस्थायी व्यवहार को दिखाने के लिए। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली बीइंग के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, या नाउन का, या पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक दो सेंटेंस में लिखता हूं, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। थका होने के कारण वो जल्दी सो गया। अब यहाँ पे थका होने के कारण, ये उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो टायर्ड था। तो यहाँ पर बीइंग के बाद क्या हमने यूज किया? एडजेक्टिव यूज किया। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस लिखूं, बीइंग अ स्टूडेंट ही गॉट अ डिस्काउंट। स्टूडेंट होने के कारण उसको एक डिस्काउंट मिला था। ठीक, अब ये उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या है? वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। तो इस केस में ये जो बीइंग के बाद क्या यूज हो रहा है? नाउन यूज हो रहा है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ करूं कि उसकी, सपोज मैं एक कंडीशन बताऊं, जैसे मैं यहाँ लिखूं कि बीइंग इंजर्ड he could not continue। मतलब इंजर्ड होने के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर सका, या वो कुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब बीइंग के बाद हमने देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है। ठीक है, मतलब इंजर्ड, घायल होने के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर सका। अब यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ हमने इंजर्ड कैसे यूज किया? ये बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि बीइंग के बाद एडजेक्टिव, बीइंग के बाद नाउन, और बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल, इनका कैसे यूज होता है। चलिए आइए आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब बीइंग का प्रयोग हमने बताया था कि जैसे हमें कोई कारण बताना है, रीजन या कॉज बताना है। जैसे बीइंग टायर्ड, थका होने के कारण, ही स्लेप्ट अर्ली, वो जल्दी सो गया। तो बीइंग टायर्ड मतलब यहाँ हमने पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया कि थका होने के कारण वो जल्दी सो गया। एक कारण बता रहे हैं कि क्यों जल्दी सो गया, थका होने के कारण। दूसरी बात है कि उसकी हम कंडीशन बता रहे हैं, हालत बता रहे हैं, या अवस्था बता रहे हैं। जैसे शी इज बीइंग रूड टुडे, वो आज रूड है, मतलब वो आज गुस्से में है, या वो उसका जो व्यवहार है वो आज रूड है, क्रोधित है। ठीक, अब ये उसका क्या बता रहे हैं? हम एक टेम्परेरी बिहेवियर है, परमानेंट बिहेवियर नहीं है, टेम्परेरी बिहेवियर बता रहे हैं। तो यहाँ पे बीइंग के साथ क्या लगाया हमने? रूड, उसकी अवस्था बता रहे हैं हम। ठीक,
उसके बाद हमने पैसिव वॉइस प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब होता है कि कोई चीज जो कंटिन्यू हो, वो कार्य अभी चल रहा हो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। जैसे द रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, वो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है, तो बीइंग के साथ हमने प्रिपेयर्ड लगाया, तो ये पैसिव वॉइस में भी हम बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी बतानी है, किसी का रोल बताना है। बीइंग अ डॉक्टर शी नोज मेडिसिन वेल, डॉक्टर होने के कारण वो मेडिसिन, दवाई का उसको अच्छा ज्ञान है, वो जानती है। अब यहाँ पर ये डॉक्टर कैसे यूज हो रहा है, ये शी के बारे में बता रहे कि वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ एज अ नाउन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम एज अ कारण बता रहे हैं, कॉज बता रहे हैं, यहाँ पे अवस्था बता रहे हैं उसकी, और यहाँ पर हम कोई कार्य, उसका एक्शन कंटिन्यू है, रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है, और यहाँ हम इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक। आइए कुछ और उसके इनकरेक्ट यूज देखते हैं। तो इसमें आपको देखिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात कि बीन और बीइंग का यूज साथ में हम कभी भी नहीं करते। बीन और बीइंग कहीं साथ में आ रहे हो तो वो गलत स्ट्रक्चर है, देखने में सुनने में ही गलत लग रहा है। दूसरी बात कि हैविंग और बीइंग, इन दोनों का यूज भी गलत है, ये दोनों भी साथ में यूज नहीं किए जाते हैं, तो ये दोनों जो है वो साथ में, इनका प्रयोग गलत है, ठीक। जैसे ही हैज बीन बीइंग एंग्री सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गुस्से में है। अब ही हैज बीन बीइंग एंग्री, ये गलत है, मतलब बीन और बीइंग का तो पहली बात यूज ही गलत है। आप क्या लिख लेंगे, ही इज बीइंग एंग्री सिंस मॉर्निंग, या ही हैज बीन एंग्री सिंस मॉर्निंग, ये भी ठीक है। बीइंग लेफ्ट द रूम ही मिस्ड द कॉल। अब जैसे मैंने बताया आपको कि बीइंग का प्रयोग हम प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए करते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जो कि कंटिन्यू हो, ठीक है। और यहां पर क्या है, बीइंग लेफ्ट द रूम, रूम छोड़ने के बाद ही मिस द कॉल, उसने कॉल मिस करी, तो यहाँ पे कार्य जारी नहीं है, कार्य समाप्त हो चुका है, मतलब उसने अपना रूम छोड़ दिया है, तो बीइंग की जगह क्या होगा, हैविंग होगा। तो एक चीज हमें और क्या नहीं मालूम पड़ी कि हैविंग का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, कंप्लीटेड एक्शन के लिए। जहां पर हमने अपना एक्शन कंप्लीट कर दिया है वहां यूज करते हैं हैविंग, और बीइंग का प्रयोग करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए जहां हमारा एक्शन कंटिन्यू है। जैसे शी वॉज बीइंग क्राइंग, ये गलत है। अब क्राई जो है वो कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम क्राई का प्रयोग बीइंग के साथ नहीं करेंगे, ये गलत सेंटेंस है। ही इज बीइंग हैविंग फन, जैसे मैंने आपको बताया हैविंग और बीइंग या बीइंग और हैविंग का प्रयोग साथ में गलत है, ठीक है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। हैविंग कंप्लीटेड द टास्क ही लेफ्ट, कार्य पूरा करने के बाद ही लेफ्ट मतलब वो चला गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हैविंग का प्रयोग क्यों आ रहा है, क्योंकि कंप्लीटेड टास्क है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैविंग का प्रयोग हम करते हैं जहां पे हम कंप्लीटेड एक्शन, मतलब हमारा एक्शन जो है या क्रिया जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है, वहां प्रयोग करते हैं हैविंग का। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, कार्य पूरा करने के बाद ही लेफ्ट, वो चला गया। बीइंग कंप्लीटेड द टास्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्शन जो है कंटिन्यू है। कंप्लीटेड का मतलब ही है कि वो कार्य पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पे बीइंग का यूज नहीं करेंगे। तो दोबारा समझ लीजिए, बीइंग का प्रयोग हम करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए, ऐसा कार्य जो अभी कंटिन्यू हो, और हैविंग का प्रयोग करते हैं जब कोई हम कार्य कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। जैसे ही वॉज बीइंग पनिश्ड, उसको पनिश किया जा रहा था। अब यहाँ प्रोग्रेसिव एक्शन है, मतलब उसको पनिश किया जा रहा था, तो ये कार्य अभी जारी है, अभी जारी है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे बीइंग का प्रयोग बिल्कुल सही है। ही इज बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर हिज वर्क, उसको उसके कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की जा रही थी, वो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो बीइंग के साथ हमने क्या लगाया, अप्रिशिएटेड। यहाँ बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन है। अब है इसकी समरी। बीइंग का प्रयोग हम करते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस में या पैसिव वॉइस में। आपको हैज, जैसे बीन के साथ बीइंग का प्रयोग या हैविंग के साथ बीइंग का प्रयोग, ये
ऑकवर्ड है, मतलब देखने में सुनने में सही नहीं लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग साथ में नहीं करना चाहिए। आप चेक करिए कि बीइंग का प्रयोग जो है वो के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है। हैविंग का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? कंप्लीटेड एक्शन के लिए। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल है बीइंग अ टीचर, he is responsible to teach the complete syllabus। टीचर होने के कारण ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पूरा सिलेबस पढ़ाए। अब बीइंग अ टीचर यानी कि ये क्या है? एक पार्टिसिपल फ्रेज है, उसके बारे में बता रहे हैं कि टीचर होने के कारण। ठीक है, और नाउन भी जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। बीइंग अ टीचर, कौन है टीचर? ही, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा हो गया टोटल रूल्स 41 से लेके 45। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ बने रहे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट करेंगे रूल नंबर 46 टू रूल नंबर 50। ठीक है, थैंक यू सो मच।